So in yesterday's class, we have started with the classification of negotiable instruments on the basis of validity. कितने सही है कितने नहीं है उस हिसाब से। तो पहला इसमें मिला इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको कि हम इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है वो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू कंप्लीट दिस फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। Second categorization of negotiable instruments on the basis of validity is ambiguous instrument. Ambiguous instrument, as the name suggests, उसमें ambiguity होती है, confusion होता है। क्या confusion होता है कि सर ambiguity pertaining to the type of negotiable instrument, कि क्या बनाया गया है। negotiable instrument तो बनाया गया, लेकिन क्या बनाया गया negotiable instrument में, whether it is a promissory note or whether it is a bill of exchange, we cannot gather it from the language, we cannot gather it from the language of the promise of the negotiable instrument। जो बना है उसको पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोमिसरी नोट में तो प्रॉमिस होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में तो सर ऑर्डर होता है। आप ही ने बताया था हमें, प्रॉमिस टू पे होता है और ऑर्डर टू पे होता है। ठीक है सर, तो सर फिर आप कह रहे हो कि क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। हाँ बेटा, कई बार ऐसा होता है कि देर इज स्कोप ऑफ सम कंफ्यूजन, देर इज स्कोप ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगता है कि ऑर्डर भी हो रहा है और प्रॉमिस भी हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन देर इज सम स्कोप ऑफ कंफ्यूजन, तो सर ऐसे केस में फिर इसको प्रॉमिसरी नोट, इसको क्या बोलते हैं? जब कंफ्यूजन होता है तब हम बोलते हैं कि ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है सर, तो फिर सर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या होता है कि सर इन सच ए सिचुएशन, जो भी वो होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर को फ्रीडम होगी। होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल हैव द ऑप्शन और द फ्रीडम। उसके पास में ऑप्शन होता है या उसके पास में फ्रीडम होती है। ही कैन ट्रीट इट, he or she can treat it either as a promissory note or a bill of exchange। तो सर उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? उसने प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर लिया तो उससे फर्क ये पड़ जाएगा कि सर प्रॉमिसरी नोट होगा तो सेक्शन 4 और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, प्रॉमिसरी नोट वाले रूल्स लगने लग जाएंगे। सर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो सेक्शन 5 एंड उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, वो लागू होने लग जाएंगे। ठीक है सर, सोल्यूशन ये कि सर होल्डर के पास में फ्रीडम होगी या ऑप्शन होगा, वो चाहे तो उसे प्रॉमिसरी नोट जैसे मान के ट्रीट कर ले, वो चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मान के ट्रीट कर ले। कैच क्या है कि एक बार उसने जो भी डिसाइड कर लिया कि या तो ये मान लो या ये मान लो, एक बार जो भी डिसाइड कर लिया या तो ये मान लो या ये मान लो, तो फिर अब उसको वो ही मान के, वो ही रूल्स एप्लीकेबल, वो ही लॉ एप्लीकेबल करके आगे के लिए उसको ट्रीट किया जाएगा। जो भी प्रॉमिसरी नोट माना है तो प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ है वो मान के उसको आगे बढ़ा जाएगा, और यदि बिल ऑफ एक्सचेंज मान के आगे बढ़े तो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड लॉ मान के आगे बढ़ा जाएगा। एक बार आपने जो भी ट्रीट कर लिया, आप बाद में जाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं पहले तो मैंने प्रॉमिसरी नोट माना था अब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज मान रहा हूं। नहीं, एक बार जो स्टैंस ले लिया होल्डर ने वो ही उसी के साथ में कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन मिलता है लेकिन ऑप्शन चूज करने के बाद में फाउंडेशन है कि वो ही मानना पड़ेगा। वो आफ्टरवर्ड्स उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, या चेंज नहीं कर सकता कि नहीं आज कल प्रॉमिसरी नोट माना था आज बिल ऑफ एक्सचेंज मानूंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे हो सक मतलब कैसे कैसे बोले तो कि सर कैसे हो सकते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सुहान गोयल, अरे सुहान गोयल, यस सर। बार बार आ रहा जा रहा क्यों है? नहीं सर, वो मोबाइल से ज्वाइन हुआ था ना, तो अभी लैपटॉप से आया हूँ। ठीक है, जस्ट शाह कल जो किया था वो कवर किया तूने, हमने जो किया था? नहीं सर, आज करूंगा मैं। डेफिनेटली आज लास्ट टैग कर लेना, नहीं तो नंबर निकल जाएंगे हाथ से। ठीक है, तो अब जस्ट शाह तूने रजिस्ट्रेशन करा लिया क्या आईसीआई के लिए? सर बुक्स भी आ गए। बुक्स आ गया। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितना पैसा लगा पापा का?
9,000। 9,000 या 9,200? हाँ 9,000 था सर। अच्छा भाई, मैंने तो सुना है 9,000 तो रजिस्ट्रेशन के लिए है और 200 रुपये प्रोस्पेक्टस के लिए है। ठीक है, इसलिए मैंने 9,200 रुपये बोला था। चलिए कोई नहीं, हम 9,000 मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है हमारा जश शाह। ठीक है, आईसीआई में खुद को रजिस्टर, जब तक रजिस्ट्रेशन कराए हुए 4-5 महीने नहीं होंगे ये एग्जाम थोड़ी दे पाएगा। यस सर, इसलिए आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है इसको। ठीक है सर, आईसीएआई का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है या जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है सर? दिल्ली में है। हमारा जश शाह कहाँ बैठा हुआ है कि सर ये तो मुंबई में बैठा हुआ है। यस सर, जश शाह का ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस क्या सॉरी, जश शाह का बैंक कहाँ पर है कि सर आईसीआईसीआई बैंक है, मुंबई में ही है। ठीक है सर, आईसीआईसीआई बैंक है मुंबई में, घर के पास वाली गोरेगांव ब्रांच या जो भी है, गोरेगांव क्या सॉरी, घर के पास वाली जो भी ब्रांच है इसने आईसीआईसीआई बैंक की वो सेलेक्ट कर ली। ठीक है सर, अब हो क्या रहा है, जश शाह ने एप्लीकेशन भरी रजिस्ट्रेशन की आईसीआई में अपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उस एप्लीकेशन के साथ में इसको एक डीडी लगाने का है 9,200 रुपए का या 9,000 रुपए का, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो इसने जश ने अपने बैंक आईसीआईसीआई बैंक को एक रिक्वेस्ट किया या ऑर्डर दिया कि मेरे खाते में इतने रुपए पड़े हैं, आप उसमें से 9,200 रुपए ब्लॉक कर दो। ठीक है, और मुझे एक डीडी बना के दो विच इज पेएबल इन दिल्ली, विच इज पेएबल इन दिल्ली। ठीक है सर, तो आईसीआईसीआई बैंक की मुंबई ब्रांच को इसने ये ऑर्डर किया कि आप मुझे एक 9,200 रुपए का डीडी बना के दो, डिमांड ड्राफ्ट बना के दो विच इज पेएबल इन दिल्ली। आई होप आई हैव मेड यू to understand what is the difference between a DD and a check। डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में डिफरेंस पता है ना आप लोग को, या नहीं पता है डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में? ऋचा जी बताया था या नहीं बताया था? ऋचा जी, ऋचा जी कहाँ चले गए? ऋचा जी चले गए। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। क्या बताया था? चेक तो यार खाते में पैसे हो नहीं हो चेक काट देते हैं लोग, जबकि डिमांड ड्राफ्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक कि जितने रुपए का आपने रिक्वेस्ट किया है उतने रुपए आपके बैंक के खाते में नहीं हो, तब तक बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं डिमांड ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। ओके सर, तो आईसीआईसीआई बैंक मुंबई ब्रांच ने संपर्क किया आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली ब्रांच को और बोला ओवर द टाइम तेरे पास में एक नौ, जब देखो क्या हो रहा, जस्ट ने ये एप्लीकेशन और 9,200 रुपए का डीडी कहां पर भेज दिया कि सर आईसीएआई के दिल्ली ऑफिस में भेज दिया। दिल्ली ऑफिस इसको रजिस्टर करने की प्रोसेस में वो डीडी कहां जमा कराएगा कि सर आईसीआईसीआई की दिल्ली ब्रांच के पास में पहुंचेगा। ओके सर, तो अब हो क्या रहा है, मुंबई ब्रांच ने ऑर्डर किया, मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया कि है ना, जब भी तेरे पास में ये 9,200 रुपए का डीडी आए तो तू उसको ऑनर कर देना, अपन जो अपना दैनिक या वीकली जो भी इंटर सेटलमेंट होता है उसमें मैं तेरे को ये 9,000 रुपए 9,200 रुपए मैं दे दूंगा। लेकिन ऑर्डर क्या कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, मुंबई ब्रांच आईसीआईसीआई बैंक की दिल्ली ब्रांच को क्या ऑर्डर कर रहा है कि तू ये 9,200 रुपए पेमेंट कर देना आईसीआई को, और जब भी अपना इंटर सेटलमेंट होगा उसमें मैं ये तेरे को दे दूंगा। तो ऑर्डर जा रहा है यहाँ पर, पहली बात। ठीक है सर, आईसीआईसीआई की दिल्ली ब्रांच ने प्रॉमिस कर दिया आईसीआईसीआई की मुंबई ब्रांच को कि ओके आई प्रॉमिस यू टू पे दिस 9,200 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ जश शाह वेन एवर आई रिसीव दिस 9,200 रुपए का डीडी फ्रॉम आईसीआई दिल्ली ब्रांच। ओके सर, तो सर प्रॉमिस भी चल रहा है, ऑर्डर भी चल रहा है पूरी प्रोसेस में, तो एक तरीके का कंफ्यूजन है कि हम इसको प्रॉमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने या क्या माने। ठीक है सर, तो अब ऐसे में होल्डर के पास में ऑप्शन होता है, यानी कि आई आईसीआईसीआई के पास में या जश शाह के पास में, किसी के भी पास में, जश शाह को बना के दिया ना, हाँ सर, तो जश शाह के पास में ऑप्शन होता है वो इसे प्रॉमिसरी नोट माने या फिर
बिल ऑफ एक्सचेंज माने, क्योंकि ये एक तरीके का क्या बन गया है, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट बन गया है। हमें नहीं पता पड़ रहा है लैंग्वेज से ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या क्या है, पूरी प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है, इसे जो भी जज शाह मानना चाहता है, प्रॉमिसरी नोट मानना चाहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये उसका राइट होगा, वो मान सकता है। लेकिन एक बार यदि जो भी सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट करने के बाद में उस वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट के। दूसरे वाले की तरफ भविष्य में मुड़ के ये नहीं जा सकता कि चित भी मेरी और पट भी मेरी और अंटी मेरे पापा की है, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, आज ये मानूंगा कल ये मानूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए? यस सर, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स समझ में आ गए। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को अपन खत्म करते हैं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू करो। दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. Ambiguous instrument. Section 17 of the Act reads as when an instrument may be constructed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may, at his election, treat it as either, and the instrument shall be there then thenceforward treated accordingly. टी एक्स्ट्रा आ गया, एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी हेंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। होल्डर के पास में ऑप्शन होता है, होल्डर में एट हिज इलेक्शन ट्रीटेड एज आइदर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी हेंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसके बाद में उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। आगे पढ़ गई। Thus, an instrument which is vague and cannot be clearly identified either as a bill of exchange or as a promissory note is an ambiguous instrument. In another words, such an instrument may be constructed either as a promissory note or as a bill of exchange. Section 17 provides that the holder may, at his discretion, treat it as either. The instrument shall thereafter be treated accordingly. Thus, after exercising his option, the holder cannot change that it is the other kind of instrument. ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको अपने एग्जाम्पल के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा दी है। ठीक है, तो 4-5 चीजें लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के लिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। 4-5 पॉइंट्स लिखा रहा हूं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के लिए, लिखना चालू कीजिए। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट ब्रैकेट में एआई लिख लो तो शॉर्ट फॉर्म में फटाफट हो जाएगा। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, वो इनकम्प्लीट या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। ambiguous instrument is a complete instrument, but something is not clear, something is not clear, ब्रैकेट में some ambiguity, ब्रैकेट में some ambiguity। पॉइंट नंबर 2, ambiguity pertains to the type of negotiable instrument, ambiguity pertains to the type of negotiable instrument। It is not clear, it is not clear from language of NI whether to treat it as promissory note or bill of exchange। It is not clear from language of NI whether to treat it as promissory note or bill of exchange। So holder of NI may at his discretion or election, holder of NI may at his discretion or election, वो ट्रीट कर सकता है अपनी इच्छा से, treat it either as a promissory note or a bill of exchange। ठीक है, लिख लिया।
Point number 4. But after exercising this option, holder afterwards cannot change his stance. Holder afterwards cannot change his stance. वो बाद में चेंज नहीं कर सकता है. और पॉइंट नंबर 5, होल्डर नीड्स टू राइट, ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, होल्डर नीड्स टू राइट along with a note, holder needs to write along with a note why he has chosen the instrument as promissory note or bill of exchange. ठीक है, होल्डर नीड्स टू राइट along with a note why he has chosen the instrument as promissory note or bill of exchange. क्यों किया है, वो एक नोट लिख के वो भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करना होगा. ठीक है, ये 5 पॉइंट्स जो हैं लिख लिए आप लोगों ने. एवरीवन, हैज एवरीवन ऑफ यू रिटन दैट? यस और नो? सबने लिख लिया रे? यस सर. चलिए, तो इसी के साथ में हो गया तुम्हारा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट भी पूरा हो गया. वेरी गुड. चलिए, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. क्या क्या अपन ने कर लिया अभी तक? क्या क्या कर लिए? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या कर लिया अपन ने? वैलिडिटी बेसिस पे कर लिया, इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, और क्या क्या कर लिया? पेई बेसिस पे कर लिया अपन ने. पेई बेसिस पे कर लिया, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, और लोकेशन बेसिस पे कर लिया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, इस बेसिस पे भी कर लिया. आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ. निगोशिएशन और ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कि सर निगोशिएशन, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो निगोशिएबल तो होगा ही ना यार, ट्रांसफरेबल तो होगा ही ना. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? निगोशिएशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. आइए इसको पढ़ते हैं कि सर किस तरीके से होगा. कि सर 2 तरीके से हो सकता है. मोड्स ऑफ निगोशिएशन क्या क्या होते हैं? कि सर जहां पर पेएबल टू बेयरर है वहां पर तो आप केवल डिलीवरी से निगोशिएट कर सकते हो, और जहां पर पेएबल टू ऑर्डर है वहां पर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से आप ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है सर, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन समझ चुके हैं. इसको पढ़ के एक बार फिनिश करते हैं. हाईलाइटेड पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है अपने को. ठीक है, सो दक्ष अग्रवाल पढ़ना चालू कर. Yes, sir. One of the essential characteristics of a negotiable instrument is that it is freely transferable from one person to another. The rights in a negotiable instruments can be transferred from one person to another by negotiation. ठीक है, नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर होता है यार. नेगोशिएबल मींस अपन डे टू डे लैंग्वेज में तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे जश या भिंडी खरीदने गया, भिंडी वाले ने बोला, सब्जी वाले ने बोला 100 रुपए किलो, तो ये नेगोशिएशन करने लग गया, नहीं नहीं 80 रुपए किलो, ये वो जनरल लैंग्वेज वाला नहीं. यहाँ पर नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफरेबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ भाई. According to Section 14 of the NI Act, when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, the instrument is deemed to have been negotiated. Thus, there is a transfer of ownership of the instrument. ठीक है, Negotiable मेन चीज ये है, पढ़ इसको. instruments may be negotiated either by delivery, where these are payable to bearer, or by endorsement and delivery, where these are payable to order. ठीक है, यदि पेएबल बाय बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो केवल डिलीवरी से निगोशिएट हो जाएगा, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट पीछे उसका नाम लिख के साइन करके फिर डिलीवर भी करना पड़ेगा.
ठीक है, केवल एंडोर्समेंट करके रख लिया तो ना तो वो होल्डर के काम का है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स के काम का है, क्योंकि डिलीवरी एलिमेंट मिसिंग हो गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ नेगोशिएशन इन केस बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू बेयरर है, चाहे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बता चुका हूं कि केवल चेक ही बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट cannot be bearer instrument as per section 31 of the RBI Act, as well as bill of exchange payable on demand cannot be a negotiable instrument. Bill of exchange are payable otherwise than on demand can be a bearer instrument. तो सर पर वो आरबीआई एक्ट की साइड का है। यदि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात करें तो सर बिल ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाते हैं, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एंडोर्समेंट और डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाते हैं। ठीक है सर। अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल, ये वही दोनों चीजें कवर अप हो गई। ठीक है सर। अब इसमें क्या बताता है कि सर एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी में सर वही एक जने ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं करके अपनी ड्रॉर में रख दिया, केप्ट इट इन स्टेबल ड्रॉर, और फिर बनाने वाला मर गया। जेड को वो मिला उसकी ड्रॉर में, उसको मिल जाने से वो उसका प्रॉपर होल्डर नहीं होता है, क्योंकि सही से निगोशिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, डिलीवरी तो हुई नहीं थी, इसलिए निगोशिएट हुआ ही नहीं। ठीक है सर। अब मोड्स ऑफ नेगोशिएशन में जहां बेयरर है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा डिलीवरी से निगोशिएट किए जा सकते हैं, बस पकड़ा दिए, डिलीवर कर दिया। सर डिलीवरी कैसी कैसी हो सकती है कि सर एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि जज शाह ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया 1 लाख रुपए का और उसको एक्चुअली डिलीवर कर दिया दर्शित अग्रवाल को। यस सर, तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। पर सर दूसरा जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो कैसे कैसे हो सकती है कि हम मान लिया, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि डिलीवरी हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर दक्ष अग्रवाल के एजेंट को पकड़ा दिया तो ये मान लिया जाएगा कि दक्ष अग्रवाल को ही पकड़ा दिया। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का पहला तरीका कि सर जिसको देना है उसके एजेंट को पकड़ा दिया। दूसरा तरीका दक्ष अग्रवाल को डिलीवरी देने का कि सर जज शाह ने दक्ष अग्रवाल को बोला कि तेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, दे दूं क्या? दक्ष अग्रवाल बोला चल आगे की प्रोसेस के लिए मैं तेरे को ही एज एन एजेंट अपॉइंट कर देता हूं, आगे की प्रोसेस के लिए मैं तेरे को ही एज एन एजेंट अपॉइंट कर देता हूं। तो अभी तक एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन नाउ ही इज होल्डिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट ऑफ द दक्ष अग्रवाल। तो सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देर आर वेरियस वेज। अब निगोशिएशन बाय डिलीवरी, डिलीवरी से कैसे कैसे होता है, फिर एंडोर्समेंट और डिलीवरी से डिटेल्स कैसे कैसे होती हैं, आइए पढ़ना चाहिए। सब आता है आपको, ओवर द प्रोसेस सब समझा दिया है, पढ़ के खत्म करते हैं। निगोशिएशन बाय डिलीवरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। Section 47. Subject to the provisions of Section 58, instruments obtained by the unlawful means or for unlawful consideration. A promissory note, bills of exchange, or check payable to bearer is negotiable by delivery thereof. Subject to Exceptions. provisions of section 58, that is instruments obtained by unlawful means or for unlawful consideration। देखो हम लोग क्या है, हमेशा मैंने आपको काफी बार समझाया होगा कि x यदि y को कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो वो बदले में फॉर वैल्यू रिसीव्ड होगा। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इसको कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज के नाम पे कुछ वैल्यू मिली है, उसके लिए वैलिड गुड्स या सर्विसेज मिली है, उसके लिए। सर अनलॉफुल तरीके से कोई चीज यहाँ पे फ्रॉड, ये वो फलाना ढिमकाना, वो एक अलग बात है। ठीक है, या फिर कंसिडरेशन कोई वैलिड मिला ही नहीं है, उसके बदले में कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। उसके अलावा अब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू bearer is negotiable by delivery thereof. It is
डिलीवरी से आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, डिलीवरी से आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट को। यस सर। एक्सेप्शन क्या है, पढ़ना भाई। Exception: a promissory note, bills of exchange, or check delivered on condition that it is not to take effect except in the certain events is not negotiable, except in the hands of the holder for value without notice of the condition, unless such event happens. ठीक है सर। कंडीशनल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या? सर कंडीशनल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर फ्यू केसेस जहां पर सच कंडीशंस आर बाउंड टू हैपन। जैसे कि किसी की डेथ होने पे मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तो यार डेथ तो इन नॉर्मल सिचुएशन में मैनकाइंड की जितनी भी पास्ट इंस्टेंसेस है नोन है उसमें ये माना जाता है कि है ना डेथ तो होगी होगी। तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है वो यदि किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है तो पहली बात तो वो निगोशिएट हो नहीं पाएगा, ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसे एक तरीके से वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते नहीं। और यदि कर भी रहे हो तो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि सच इवेंट सच में हैपन नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रांसफरेबल नहीं हो पाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया इन लोगों ने, अपन ने तो इजी में समझा है कि सर कंडीशनल नहीं बनाना है। बात बस इतनी दिमाग में पढ़ लो। एग्जाम्पल्स पढ़ भाई। दर्शित कहाँ चला गया? Hello, हाँ कहाँ चला गया? mic on करना भूल गया. अरे वाह। Example 15. A. The holder of the negotiable instrument payable to bearer delivers it to B's agent to keep for B. The instrument has been negotiated. इंस्ट्रूमेंट हैज बीन निगोशिएटेड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। A holder of negotiable instrument payable to bearer, which is in the hands of A's banker, who is, at the time of the banker of A, directs the banker to transfer the instrument to B's credit in the banker's account with B. The banker does so and accordingly now possesses the instrument as B's agent. The instrument has been negotiated and B has become the holder of it. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक और शानदार एग्जाम्पल क्या, देखो, ए ने एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और अपने बैंकर को दे दिया कि तू होल्ड कर मेरे बिहाफ पे, या बैंकर को ही बोला था मेरे लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दे, एक चेक बना दे, एक डीडी बना दे, डीडी बना दे, ऐसा कुछ था। चलिए, अभी बैंकर के पास में ही वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, तो ए ने बैंकर को बोला कि यही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तू बी को दे दे रे। तो बी का भी बैंकर वही था, नाउ ही इज होल्डिंग इट इन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट ऑफ बी। तो ना तो ए से वो इंस्ट्रूमेंट पहले इधर आया ना इधर गया, पर पूरी प्रोसेस में यही मान के और चालू हो गया कि नाउ कंस्ट्रक्टिवली ये प्रोसेस पूरी हो गई, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो गया, ट्रांसफर हो गया। दर्शित बोलिए क्या हुआ? सर एजेंसी इन केस ऑफ नेसेसिटी में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी नेसेसरी कंडीशंस में बंदा एजेंट बन सकता है, तो उस हाँ, केस में उसको ये राइट्स भी मिल जाएंगे। क्या राइट्स मिल जाएंगे? अगर उसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पड़ा है अपने प्रिंसिपल का, तो हाँ, उसको ट्रांसफर करने का मतलब एंडोर्स करने का। मतलब तू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को निगोशिएबल में घुसा रहा है? नहीं सर, मैं तो एजेंसी के प्रिंसिपल्स को इसमें डाल रहा हूँ जो इन लोग ने भी फॉलो तो किया है। एजेंसी के प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही दिए हुए हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मिक्स क्यों कर रहा है? सर तो फिर मतलब वो बेसिस ऑफ एजेंसी कहाँ से आएगा, वो तो उधर से आएगा ना। अरे, माय बैंकर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन माय बिहाफ, व्हाई नेसेसरीली इमरजेंसी में ही? मैं तो जस्ट एक पूछ रहा था क्योंकि इमरजेंसी में भी तो एजेंट बन जाते हैं ना। एजेंट के पास में यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के एजेंसी के नियम है उस हिसाब से एजेंट अपनी अथॉरिटी से थोड़ा सा आगे जाके भी काम कर सकता है, या एजेंट इन नेसेसिटी भी बन सकता है। या यहाँ पर तेरे को कोई दिखती है एजेंसी इन नेसेसिटी? नहीं। है ना, तो मत घुसा उस चीज को, इधर मत घुसा। हो सब सकता है लेकिन उसके लिए वो पोजीशन वो सिचुएशन
इमरजेंसी वाली भी तो होनी चाहिए, वो हम कॉम्प्लिकेट क्यों करें जब हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ ही नहीं है तो। ठीक है, डोंट उधर का इधर मत घुसा, कॉकटेल मत बना, कॉकटेल कई बार टेस्टी नहीं बनती है, कई बार उसको पीते पीते अजीब। ठीक है, चल आगे बढ़। अपन क्या कर रहे हैं, निगोशिएशन बाय डिलीवरी। ठीक है, पहले अपन ने क्या, निगोशिएशन बाय डिलीवरी में अपन ने ये दोनों कर लिया। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट में भी एंडोर्समेंट के साथ में डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, केवल उस बंदे को जिसको अपने को निगोशिएट करना है, ट्रांसफर करना है। सर उसका नाम पीछे लिख दिया लेकिन अपनी दराज में रख दिया, तो सर वो डिलीवरी नहीं हुई, तो फिर सर वो प्रॉपरली निगोशिएट नहीं हुआ। दूसरा तरीका कि सर यदि मान लो मिस्टर एक्स ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, पीछे किसी का नाम, मतलब ये किसी के लिए बनाया, उसको यहां पर अपनी ड्रॉर में बना के रख लिया, अपनी ड्रॉर में बना के रख लिया। लेकिन सर उसके बाद में मतलब मिस्टर जेड के लिए बनाया था, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, मिस्टर जेड यहां पर मिलने आए, तो क्या एक्स के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या मिस्टर जेड को डिलीवरी इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की दे सकते हैं? नहीं सर, एलआरस को कोई अधिकार नहीं होता है इसके बेसिस पे डिलीवरी पूरी करने का। एलआरस को कोई अधिकार नहीं होता है मिस्टर एक्स के बिहाफ पे डिलीवरी पूरी कर देने का। इसलिए एक बार आदमी की डेथ हो जाए तो उसके बाद में उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता, ये खुद को राइट है इसको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कर देने का। ठीक है, आओ पढ़ते हैं निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट, पढ़ना चालू कर भाई। Section 48. Subject to the provisions of Section 58, a promissory note, bills of exchange, or check payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. ठीक है सर, पेबल टू ऑर्डर नाम लिखा हुआ है, तो नाम मिल गया फिर सर एंडोर्समेंट प्लस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, हमेशा एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से होंगे ट्रांसफर। क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बाद में जाके बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं? हाँ सर, बताया था ना, लास्ट वाला जो एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक कर दो तो वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही आप निगोशिएट करना चाह रहे हो, तो आपको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों करने पड़ेगी। लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन करके अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या डिलीवरी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बिना जाएगा ही नहीं। एक काम कीजिए, सेम लिंक पे सब जने वापस रिज्वाइन कीजिए, आगे का पोर्शन कवर करते हैं।